जो एफर्मेशन कराया है, बेसिकली क्या होता है, जब भी आप एफर्मेशन या मेडिटेशन करते हो उसके बाद तो लगता है आप शांति वाली स्थिति में रहे। और रियली बहुत सूदिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये बाय प्रैक्टिस भी होता है। तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद राखी मैम का। और आज है कहानी का दिन। और आई होप आप लोगों ने कल क्विज को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा और कुछ तो अवेयरनेस हमने सीखी होगी, है ना। तो चलिए चलते हैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। आज हम लोग कहानी सुनने वाले हैं। और कहानी अब जब आप सुनेंगे तो बहुत बहुत सिंपल है। और कहीं ना कहीं आपने ये खुद से महसूस किया हुआ है, या आपने बचपन में देखा हुआ है, या ये फीलिंग आपके जीवन काल में एक बार तो जरूर आई होगी। और हो सकता है आप में से कुछ लोग इमोशनल भी फील करें, रेजोनेट भी फील करें। तो चलिए चलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी स्टोरी है ये। और ये तमिल कहानी से ली गई है, जो कहते हैं ट्रू इवेंट्स पे आधारित है, यानी सच्ची कहानी है। और ये देखा जाए तो हर घर में कभी ना कभी हुआ है ना। तो इसमें जब मैं इसका नरेशन करूंगी तो मैं लेखक के रूप में इसको आपके सामने एक स्टोरी लाइन बताऊंगी। आप लोग उसे करिएगा और लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा। और अगर स्टोरी को सुनते हुए आपको कहीं से भी वो कहानी से जुड़ाव महसूस होता है तो मैं जरूर चाहूंगी कि एक प्यार भरा दिल जरूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कहानी आप लोग सही में सुन पा रहे हैं या उससे कुछ भी निकाल पा रहे हैं। थैंक यू पूजा अग्रवाल मैम। थैंक यू नीलिमा मैम। तो मैं कहा लेखक के रूप में इस कहानी को नरेशन करूंगी। मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा एक छोटे से घर में रहते थे, और हमारे साथ मेरे पिताजी भी थे, जो अब बूढ़े हो चुके थे, असहाय। ऐसे ही वक्त बीतता गया। और एक समय ऐसा आया कि वो चलने फिरने के लिए परेशान रहने लग गए। वो खुद से ना चल के वो क्या करते थे, जब भी चलते थे वो दीवारों का सहारा लेते थे। और जब भी मैं उनको देखता था तो मुझे वो लाचारी महसूस होती थी। ऐसे ही वक्त बीतता गया और उनकी सेहत गिरती गई। और एक दिन पिताजी के सर में बहुत तेज दर्द हुआ, और उन्होंने तेल स्वयं से लगाया अपने सर पे। और ऐसे ही वो बाथरूम की तरफ चलने लग गए, दीवालों का सहारा लेके। और ये क्या, उनका जो सर था वो धीरे से टकरा जाता है दीवार से। और दीवार में देखा तो उंगलियों के निशान और सर में जो तेल लगा था उसके निशान हो गए। ऐसे ही वक्त बीतता गया और उंगलियों के निशान उभरते गए। मेरी पत्नी यह देखकर बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा होती थी, और कठोर शब्दों में मुझसे हमेशा कहती थी, ये देखो क्या कर दिया, पूरे घर की छवि खराब कर दी, दीवार खराब कर दिया, अब देखो यहाँ मेहमान आते हैं, कैसा खराब सा उभरता है ये। ऐसे ही दिन बीतते गए और वो तेल का निशान ऐसे ही बना रहा। एक दिन मैंने कठोर शब्दों में अपने पिताजी से कहा, अरे थोड़ा देख के चलिए ना, दीवार का सहारा मत लीजिए। देख नहीं रहे हैं ये दीवार को आपने छुआ, और कैसे निशान बन भद्दे निशान बन गए। उन्होंने मेरी तरफ एक निर्भरता से, असहाय से, लाचारी से देखा। और ऐसा लगा कि उनकी वो जो निगाहें हैं उसने मेरे दिल को छू लिया, या मेरे दिल को भेद दिया। लेकिन मैं क्या करता, पत्नी के आगे नतमस्तक था। और जैसे ही मैंने देखा और मैंने उनसे ये कहा, और वो एकदम शांति से दूसरे कमरे में चले गए। लेकिन उसके बाद पिताजी ने दीवारों का सहारा नहीं लिया। और एक दिन उनका संतुलन बिगड़ता है और वो गिर जाते हैं। और ये वही दिन था जब वो गिरते हैं और उनके कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। और उसके बाद वो बिस्तर में आ जाते हैं, और उसके बाद वो कभी नहीं उठे। यानी थोड़े दिनों बाद वो हमें छोड़ के चले गए। और लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था, उनकी वो निगाहें मेरे को सोने नहीं देती थी। वो पश्चाताप होता था कि कहाँ मुझसे क्या गलती हो गई और मैं क्या नहीं सही कर पाया। ऐसे ही दिन बीतते गए। और मैंने एक दिन सोचा कि अब घर में थोड़ा सा पेंटर को बुलाते हैं और थोड़ा सा अच्छा सा कर देते हैं अपने कमरे को। तो जो पेंटर महोदय आते हैं वो बहुत सारे रंग दिखाते हैं जिसमें हम कुछ चुनाव करते हैं। जैसे ही वो दीवार को पेंट करने लगते हैं, मेरा बेटा भागते हुए आता है और कहता है, कृपया करके इसको मत पेंट करिए, ये मेरे दादू की निशानी है। उनके जो उंगलियां हैं वो मुझे उनकी याद दिलाता है। ये सुन के मुझे बहुत बहुत कष्ट हुआ। और मतलब मेरे ये जो शब्द थे मेरे बच्चे के, मेरे अंदर तक भेदते चले गए। और फिर मुझे वही मंजर मेरे आंखों के सामने आ गया
लेकिन वो जो पेंटर महोदय थे वो बहुत बहुत ज्यादा हृदय से साफ थे। उन्होंने बच्चे की भावना को समझा और बोला, आप बेटा परेशान मत हो, मैं एक ऐसा चित्र बनाऊंगा कि चित्र भी बहुत ही खूबसूरत होगा और आपके दादू के निशान भी नहीं जाएंगे हाथों के, और आप बहुत बहुत इस खूबसूरती को देख के प्रफुल्लित हो जाएंगे। और सही में उन पेंटर महोदय ने इतना खूबसूरत सा चित्र उकेरा कि वो जो गोलाकार चित्र था उसके बीच में अब वो जो मेरे दादू के हाथ के और बालों के तेल के जो निशान थे सर के, वो इतने खूबसूरत लग रहे थे। हर कोई हमारे घर आता तो उसकी उस दीवार की जरूर से जरूर सराहना करता और बहुत खुश होता। ऐसे ही समय बीतता गया, मेरे बेटे की भी घर गृहस्थी हो गई, उसकी भी एक बेटी हुई। ऐसे ही मैं भी बूढ़ा हो चला था। एक दिन मैं भी जा रहा था ऐसे ही ड्राइंग हॉल से बाथरूम की तरफ, और मेरा संतुलन बिगड़ने लगा। तो मेरा बेटा आया और उसने मुझे बोला, पिताजी आप दीवार का सहारा क्यों नहीं लेते हो? एकाएक मुझे मेरे पिताजी की याद आ गई, और फिर देखा तो मेरे बेटे ने मुझे पकड़ लिया और पीछे से मेरी पोती आई जो कहती है, दादू आप अपना जो हाथ है ना वो मेरे कंधे पे रख लीजिए, मैं आपको बाथरूम की तरफ ले चलती हूँ। और मैं एकाएक उदास हो गया, रोने लगा, और मुझे अपने पिताजी के वो क्षण याद आ गए। मैं भी तो उनसे कह सकता था कि पिताजी मैं आपको लेके चलता हूँ। फिर मेरा जो हृदय है वो उसी क्षण की ओर लौट गया, मेरे पिताजी के समय। और फिर मेरे बच्चों ने मुझे सोफे पे बैठाया और कहा, फिर वो बेटी गई, जो पोती थी वो भाग कर जाती है और एक ड्राइंग बुक लेकर आती है जिसमें एक बहुत ही खूबसूरत सी दीवार थी। जी हाँ, आपने सही पहचाना, वो हमारे ही घर की दीवार थी। और वो वही पेंटिंग थी जिसमें मेरी जो पोती थी उसको एक्सीलेंट यानी बहुत बहुत अच्छा लिखा हुआ था उसकी अध्यापिका के द्वारा। और अध्यापिका ने नीचे एक बहुत ही अच्छा सा विचार लिखा था जो था, हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने बड़ों से ऐसे ही प्यार करे जैसा कि आप करते हैं। बस मैं खूब रोया और यही सोचने लगा, काश मैंने भी यही कदम उस समय उठाया होता। तमिल कहानी का ये हिंदी अनुवाद है। आई होप आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा, और ये हमने जीवन में जरूर जरूर फील किया है। एक समय ऐसा आता है कि हमारे माता पिता या हमारे रिश्तेदार या बड़े बुजुर्ग बूढ़े हो रहे होते हैं, असहाय हो रहे होते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं भूलना होता है कि उन्होंने हमें रातों की नींद दी है। अपने कर्तव्यों के निर्वाह के चक्कर में अपने खुद की सेहत को कभी कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। न जाने कितने अनगिनत उन्होंने सेक्रीफाइसेस हमारे लिए किए हुए हैं। वो हमें कभी भी नहीं भूलना होता है, क्योंकि कहते हैं प्रकृति का ऐसा चक्र होता है कि ये वक्त हमारे जीवन में भी आएगा। और कहा भी गया है, जो काटते हैं, जो बोते हैं वो काटते हैं, और जरूर ऐसा होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग जो भी कदम उठाते हैं, हमारे बच्चे डीपली वो चीजें हम ही से ग्रहण करते हैं, हम ही से सीखते हैं। अगर हम आज ये कहते हैं कि हमारा बच्चा हमें जवाब देता है या हमें कुछ समझता नहीं है, तो इसके पीछे माँ बाप कहीं ना कहीं उत्तरदायी होते हैं कि हम किससे कैसे बात करते हैं। क्योंकि आजकल का जो जेंजी है वो हर चीज को टिट फॉर टैट करने पे विश्वास करता है। हमारा समय भले ही बीत रहा है जहां पर अभी भी इमोशंस जिंदा हैं, लेकिन याद रखिए जो आगे वाली पीढ़ी आ रही है वो ऐसी नहीं है, जैसे को तैसा, यानी टिट फॉर टैट उसमें विश्वास करती है। तो अभी भी समय है, अभी भी हम चाहें तो अपने आप को इस रूप में ढाल सकते हैं। और प्रकृति का चक्र ऐसा है कि अगर यहाँ बच भी गए तो आगे वाले जीवन काल में क्या छुपा है उससे कोई अछूता नहीं है। तो थैंक यू सो मच, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है राखी मैम मुझे ये अवसर देने के लिए।